नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत में तीसरे मोर्चे के बारे में। दरअसल बीजेपी कांग्रेस तो पहले से ही मध्य प्रदेश में मुख्य प्रतिद्वंदी दल हैं, लेकिन अब तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। हालांकि तीसरे मोर्चे की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में उसको अभी तक कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी थोड़ी सी भूमिका अदा की थी, कभी समाजवादी पार्टी ने, कभी बहुजन समाज पार्टी ने, और कभी थोड़ी सी की थी तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। लेकिन ऐसा कोई मोर्चा नहीं बना जिसके दम पर सरकारें बने या ना बने या बिगड़े। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी तीसरे मोर्चे के रूप में मध्य प्रदेश में आमद करने वाली है और उसने इसकी शुरुआत तो पहले से कर दी है। आज हम इसलिए इस पर बात करने जा रहे हैं क्योंकि आदिवासियों के साथ उसका गठबंधन होने जा रहा है, ऐसे संकेत मिले हैं। इसके साथ साथ ओबीसी की जो पार्टी है वो भी इस पर भूमिका अदा कर सकती है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है कि आदिवासियों का एक संगठन है जयस, वो भी उनके साथ शामिल हो। पिछले दिनों इसको लेकर एक बैठक भी हुई थी। हालांकि कांग्रेस भी इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर कुछ करेगी तो मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की ये सबसे प्रभावी उपस्थिति हो सकती है। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद अभी तो तैयारी पर हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये तीसरा मोर्चा क्या मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश की सियासत टू पार्टी सिस्टम पर है, यानी द्विदलीय व्यवस्था पर है। बाकी राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, वहाँ 2 से अधिक पार्टियां हैं जो तीसरी पार्टी को एक तरह से सरकार बनाने बिगाड़ने की भूमिका अदा करने का अवसर देती है। मध्य प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण मुद्दा, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी और महेश दीक्षित जी, और स्काइप पर रहेंगे देवदत्त दुबे जी, हमारे पत्रकार साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। आखिर ये जो तीसरा मोर्चा है लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है? कई बार द्विदलीय व्यवस्था अच्छी भी रहती है क्योंकि इसमें किसी तीसरी पार्टी को सत्ता के लिए सौदेबाजी का मौका नहीं मिलता है, लेकिन इसके थोड़े से नुकसान भी है कि दूसरी पार्टी सोचती है कि अगर आज एक पार्टी सत्ता में है तो कल के दिन सत्ता में तो हम ही आएंगे, क्योंकि जनता के पास विकल्प नहीं होते हैं। ये तीसरा मोर्चा एक विकल्प भी हो सकता है और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए आयाम भी स्थापित कर सकता है। उसमें गरज पैदा करने की बात हो सकती है कि वो जनता के बीच में जिस पार्टी की गरज होगी वो उनके पास जाएगी, उनकी जी जरूर करेगी। चुनाव के अलावा भी आपकी राय, क्या ये तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में कुछ रंग ला सकता है? देखिए राघव जी, राजनीति के हिसाब से यदि देखा जाए तो एक मोर्चा, 2 मोर्चा, 3 मोर्चा, कितने भी मोर्चे हों तो वो पॉलिटिक्स के हिसाब से तो अच्छा ही माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है कि मतदाता के पास एक से ज़्यादा विकल्प रहते हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, तो नहीं तो राजनीतिक दलों में ये एक भाव आ ही जाता है, वो संघर्ष करने की क्षमता ही खो देते हैं। वो तो आके बैठ जाते हैं कि किनारे पे जाके कि अब कभी तो लहर आ जाएगी तो जीत जाएंगे अपन। बिल्कुल। तो ये भाव राजनीतिक दलों में पैदा हो जाता है। जब तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प और अच्छा मजबूत विकल्प मौजूद यदि रहता है तो फिर ये एक अलग रंग भी लाता है और एक अच्छी राजनीति की भी इसमें संभावनाएं रहती हैं। और आज के दौर में ये इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि यदि अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छे मोर्चे राजनीति में बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि और बेहतर काम जनता के पक्ष में हो सकते हैं। क्योंकि कई बार ये रहता है कि 1-2 मोर्चे सिर्फ इसलिए काम नहीं कर पाते कि मजबूरी में ये वोट हमें ही देंगे। लेकिन जब आपको लगेगा कि अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स आ जाएं, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी सोशल सेक्टर के और भी जो बहुत सारे जो लोग रहते हैं, यदि वो आए तो वो एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हो सकती है। एक अच्छे खुले मन से लोग आ सकते हैं। और अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ भी है कि राजनीति में जो एक समय था जब डंडे और गुंडों के दम पे जो एक राजनीति हुआ करती थी, उसमें तो आप देखिए धीरे धीरे कमी आई है और कुछ अच्छे लोग भी अब राजनीति में आने लगे हैं। लेकिन इनकी संख्या यदि और बढ़ेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन होता फिर यही है कि तीसरा मोर्चा बनता ज़रूर है, लेकिन तीसरा मोर्चा पहले और दूसरे मोर्चे के साथ ही मिल जाता है, या उनके मनवाफिक राजनीति करता है, या उनके अवसर के मुताबिक राजनीति करने लगता है। तो ये बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन योगीराज जी, दरअसल जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो वो तीसरा जो मोर्चा होता है वो सत्ता के लिए संतुलन का काम भी करता है और कई बार वो सौदेबाजी भी करता है। इसको अंग्रेजी में एक शब्द है कि ब्लैकमेलिंग भी करता है। तो ये जो मामला है, संतुलन तक तो ठीक है,
एक गरज पैदा हो पार्टियों की, यहाँ तक भी ठीक है। और आपने कहा कि अगर साफ सुथरे चेहरे वो लेकर आते हैं तो तीसरे मोर्चे की एक धमक भी पैदा होती है। हमने देखा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में जब साफ सुथरे चेहरों की बात हुई तो बहुत सारे चेहरे आए, जिसमें एक ही चेहरा या दो चेहरे हमको दिखते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, दो चेहरे नजर आते हैं। बाकी जो दूसरे चेहरे थे वो गायब हो गए, चाहे वो प्रशांत भूषण की बात हो, इसके साथ कुमार विश्वास की बात हो, या भूपेंद्र यादव की हम बात करें, ये जो योगेश यादव की हम बात करें, योगेंद्र यादव, तो वो चेहरे तो गायब हो गए हैं। लेकिन अगर महेश जी, ये जो सारा मामला है कि संतुलन के लिए तीसरा मोर्चा बनता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो ये तीसरा मोर्चा संतुलन के बजाय सौदेबाजी पर उतर आता है, और कई बार वो सरकार बनाने में, गिराने में, वोट देने में, नहीं देने की भूमिका अदा करता है। और उसमें लोकतंत्र में थोड़ी सी दिक्कत या गंदगी, या एक तरह से कहेंगे कि थोड़ा सा उसके माहौल में एक खुशबू के बजाय थोड़ी सी दुर्गंध भी आती है। आपकी राय? मुझे लगता है कि तीसरे मोर्चे की जो संभावना है मध्य प्रदेश में नहीं के बराबर हैं वैसे तो अभी हाल फिलहाल में। लेकिन जहाँ तक लोकतंत्र की सेहत के लिए कहो या जनता के हितों के लिए कहो, कई दल हों तो बहुत अच्छी बात हो सकती है ये, क्योंकि दो दलों के होने से मध्य प्रदेश की स्थिति में अपन संदर्भ में देखें, वो स्थिति यूपी और बिहार के से जोड़कर देखें अपन, तो मुझे लगता है कि वहाँ लोकतंत्र उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी प्रदेशों में बहुत कामयाब रहा है। राजस्थान में देख लें कि हर 5 साल में वहाँ सरकार बदल जाती है। तो लोकतंत्र के हित के लिए कई दल हों तो बहुत अच्छी बात है। लोहिया तो हमेशा कहते थे कि हर 5 तवे पे जैसे रोटी अदलते बदलते रहना चाहिए, मतलब कई मोर्चे रहें, कई दल रहें, तो ये लोकतंत्र के हमेशा हित में रहेगा। वो जनता की बात को अपनी बात कई तरह से पहुंचा सकती है। और हमें लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में जहाँ तक तीसरे दल की बात है, तीसरे मोर्चे की बात है, तो वो बहुत ज़्यादा जैसे कहने की उसकी संभावना ना के बराबर सी दिखती हैं, क्योंकि जिस आधार पर आप यहाँ आ रही है उसका अपना जो ब्लैक काला पक्ष सामने आया जनता के सामने, आपसे बहुत सारी उम्मीद नहीं की जा सकती हैं। इसलिए ये कहना कि आपके आने से भाजपा कांग्रेस की उस पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कांग्रेस भाजपा को नुकसान हो गया, जनता के बहुत सारा हित होने वाला है इनके आने से, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ है होने वाला नहीं है अभी। देवदत्त जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। दरअसल तीसरे मोर्चे की बात मध्य प्रदेश में कई सालों से हो रही है, कई दशकों से हो रही है। मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ थोड़ी सी चमक दिखाई बसपा ने, कभी सपा ने, कभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने, लेकिन वो अपनी स्थायी भूमिका अदा नहीं कर पाए। तो मैंने चुनाव के साथ उनकी संख्या घटती बढ़ती रही और कई बार तो वो नगण्य जैसी हो गई। अब आम आदमी पार्टी एक नया प्लेयर है जिसकी देश में 2 जगह सरकार है और वो राष्ट्रीय दल के रूप में उभर कर आया है। अब वो क्षेत्रीय दल के रूप में नहीं, जो उसको मतदाता को प्रतिशत उसको मिला है, वोटिंग परसेंटेज उसके पक्ष में है, और वो राष्ट्रीय दल के रूप में अपने आप को इमर्ज कर रहा है। तो आम आदमी पार्टी जो क्षेत्रीय दल है उससे थोड़ा सा ऊपर निकल के जा रही है। पंजाब में उसकी सरकार होना, गुजरात में ट्रेंगुलर फाइट में जो एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष था कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में, उसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी बहुत दिनों से बात हो रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जिस तरह से समीकरण बैठा रहे हैं, जिस तरह से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं, और वो अब तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की बात कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने कहा था कि एकला चलो रे, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा से संकट में आए, उनके मंत्रिमंडल के साथ ही जेल में गए, मुकदमे बने, तो अब वो सामूहिकता की बात कर रहे हैं कि सब मिलके लड़ो और सत्ता के खिलाफ संघर्ष करो। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति तीसरे मोर्चे के लिए कितनी कारगर हो सकती है, या वो भी कुछ साल चलेगी और उसके बाद टाइम फेस? देखिए, अभी तक तो मध्य प्रदेश की राजनीति 2 दलीय रही है। केवल जब उत्तर प्रदेश में सरकार रही कहीं बसपा की तो उनके विधायक बढ़ गए, या सपा की उत्तर प्रदेश में सरकार रही तो सपा के बढ़ गए। लेकिन इस बार थोड़ी सी उपजाऊ जमीन तीसरे मोर्चे या तीसरे दलों के घटक के लिए तैयार हुई है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों का शासन के लिए पर्याप्त समय मिल गया, देख लिया, यही बात उन लोग उठा रहे हैं। और चूंकि 2 राज्यों में सरकार है और वहाँ की जो लोक लुभावन उनकी घोषणा है, आप इसी से समझिए दोनों दलों को आप पार्टी का जो भय है कि उसकी आहट मात्र से ये सौगातें देना या जो फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया, भाजपा ने शुरू कर दिया, और कांग्रेस ने आश्वासन देना शुरू कर दिया, वादे करना शुरू कर दिया। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने
दिल्ली में, पंजाब में, जहाँ भी गए, उन्होंने जिस तरह से फ्री का जो वादे किए, जो निभाए, उसके कारण एक आकर्षण तो उनका है। और वो एक तरह से टिड्डी दल जैसे जाते हैं। आप देखें कि इतने दिनों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव में सिंगरौली सीट आप पार्टी ने जीत ली, ग्वालियर में 10,000 वोट ले गए उनका मेयर का प्रत्याशी, और उनके करीबन 32 पार्षद जीत गए और वोट प्रतिशत भी उन्होंने प्राप्त किया, जबकि अभी उनकी मैदानी जमावट वैसी नहीं थी। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने जयस से, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भीम आर्मी, ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं, जो उनसे जो समझौता करना शुरू किया है, उनके साथ जो बैठ के शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा और कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनका जनाधार है 15-20 हजार वोट की, वो क्षमता रखते हैं 10,000 वोट की। तो उनके लिए क्या चाहिए? एक तो पैसा मिलेगा, एक मुख्यमंत्री सभा करने आएगा और आप पार्टी का टिकट मिलेगा। तो वो वहाँ अभी से, मैं तो कुछ नाम मुझे पता है जो अभी से संपर्क में है उनके, और आप पार्टी भी कर रही है संपर्क। तो इस बार सबसे बड़ा तो ये रहेगा, दल बदल बेधड़क रहेगा, बिल्कुल आया राम गया राम की स्थिति। माने उस समय अपन को आकलन करना मुश्किल होगा कौन कहाँ का था और कहाँ चला गया। और दूसरी बात, जैसा भी एक बसपा की विधायक रामबाई ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि किसी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले, क्योंकि बसपा और सपा के सहयोग से जब कांग्रेस 2018 में बनी तो उसका रुतबा देखा हम सब ने कि उनके समर्थन का क्या रुतबा था, कि उनका 302 का पति विधानसभा में आरोपी घूमता रहा, एक मंत्री हेलीकॉप्टर लेके पथरिया उनको छोड़ने जाता था। मतलब, और दिल्ली में तो देखा है जयवर्धन उनका अटैची उठा के घूम रहे थे मंत्री के रूप में। तो जो ये सब चीजें हैं, तो ये तो विधायक के रूप में, लेकिन जनता भी कई बार क्या होता है कि उसको विकल्प मिलता है, तो उसको जो बहुत सारे जब दल मैदान में होते हैं तो एक तरह से नीलामी बोली जैसी भी शुरू हो जाती कि आप क्या दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। क्योंकि या तो आप भाजपा में या कांग्रेस, विकल्प ज्यादा नहीं रहते, ज्यादा विकल्प रहेंगे तो वो रहे। लेकिन दो दलीय व्यवस्था के और अन्य दलों के कई नुकसान भी है। जिस तरह से बसपा सपा और निर्दलीय ने साथ छोड़ा तो कांग्रेस के 22 विधायक साथ छोड़कर 1.5 साल में सरकार गिर गई। तो ये पूरा मैनेजमेंट पे भी निर्भर करेगा कि किस दल के मैनेजमेंट के महारथी कितने हैं। लेकिन ये चुनाव राघवेंद्र जी बड़ा अभूतपूर्व होगा, जिस तरह से आप लिख भी रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इतिहास का बड़ा अभूतपूर्व चुनाव होगा, क्योंकि दोनों ही दलों को 2018 के बाद उम्मीदें हैं और दोनों उसी तरह पे तू डाल डाल में पात पात की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल देवदत्त जी, आपने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा और, हम अगर उसको विजुलाइज करें, थोड़ा सा और उसको देखें, तो दल बदल का उत्सव भी अगर मध्य प्रदेश में हो तो मुझे लगता है कि हैरत नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी दोनों के असंतुष्टों के लिए विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मैदान में आ रही है, और फिर कुछ लोगों के लिए तो ओबीसी की पार्टी भी है, और आदिवासियों के लिए गोंडवाना गणतंत्र के साथ साथ जैश ने भी अपनी भूमिका बनाई है। लेकिन योगी राज जी, द्विदलीय व्यवस्था के फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने को छोड़ दें तो 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस 20 साल की या 18 साल की भाजपा सरकार में कांग्रेस को लगता है कि अगर जनता त्रस्त होगी भाजपा से तो उनको ही तो वोट देगी, और वोट किसको देने जाएगी। इसके चलते 20 साल में कोई 20 आंदोलन भी मध्य प्रदेश में नहीं हुए, क्योंकि कांग्रेस बेफिक्री से चादा तान का सो रही है। जब चुनाव आते हैं तो 15 दिन के लिए वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी गरज नहीं है, आपको वोट देना तो दो। कई बार ऐसे भी सुना गया है, और नहीं देना तो मत दो, अगर आप भाजपा से तंग आ गए हैं तो विकल्प में हम खड़े हैं। लेकिन अब ये स्थिति नहीं रहेगी, विकल्प में आम आदमी पार्टी मौजूद रहेगी, और उसके बदले वो कहेगी कि हमने जो सरकारें दी हैं उनको देख लीजिए आप। दिल्ली की सरकार हमारी 2 बार की है, बढ़िया काम कर रही है, उनके दावे हैं। पंजाब में वो कह रहे हैं कि हमने जो कहा हम उसको कर रहे हैं। तो ये जो दावे उनके रहेंगे, जो उनके 2 राज्यों की सरकार का उनके पास एक तरह से जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ नेताओं को भी आकर्षित करेगा, और मतदाताओं को भी एक प्रयोग के तौर पर कि ठीक है, कई सालों से 2 पार्टियों को देख रहे हैं, बीजेपी तो कांग्रेस, अब एक नया खिलाड़ी आया तो उसको भी वोट देके देखें। तो ऐसा होता है कई दफ़ा। आपको लगता है कि इसीलिए क्या पहली बार में हो सकता है कि ये तीसरा मोर्चा है कुछ ज़्यादा असरदार दिखे और दोनों स्थापित दलों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़े? देखिए राघवेंद्र जी, एक आम आदमी पार्टी के साथ एक जिसको अपन बोल सकते हैं सुविधा, वो ये है, अभी तक जो भी तीसरे मोर्चे बने, थर्ड फ्रंट जो भी बना, उसमें आप देख लेना, या तो मुसलमानों को लेकर बना वो, या किसी विशेष कास्ट को लेकर बना हो। मतलब जातिगत राजनीति को उसने ज़्यादा बढ़ाया थर्ड फ्रंट ने।
मध्य प्रदेश में भी या तो बसपा या एसपी या गौड़माना गणतंत्र पार्टी यही तीसरे मोर्चे के रूप में आए। और अभी भी जो तीसरे मोर्चे की नज़र है वो आदिवासियों पर है। मतलब जिस जाति विशेष का यदि वोट बैंक है तो वो एक तीसरे मोर्चे की संभावना उसमें नज़र लोगों को आने लगती है। आम आदमी पार्टी के साथ सुविधा है कि ये इन चीज़ों की राजनीति तो करता है, लेकिन ये कई अच्छे लोगों को भी राजनीति में आगे करके चुनाव लड़ता है। और इसलिए आप देखना आम आदमी पार्टी के वो जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन उनका रहता है उसमें कई बार वो इस बात पर जोर देते हैं कि अच्छा कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, या जिसकी समाज में पैठ हो, थोड़ी सी उसकी छवि, ईमानदार की छवि हो। और इसलिए आम आदमी पार्टी इन जो जातिगत इनकी बात में बात कर, इनकी तुलना में आम आदमी पार्टी का सक्सेस रेट बहुत कम समय में इनसे ज़्यादा हो गया। तो ये एक ऐसे वर्ग को लेके चलते हैं, जाति को भी लेके चलने में विश्वास रखते हैं, कास्टिज्म में विश्वास रखते हैं, और एक इंटेलेक्चुअल लोगों को भी आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आप ये देखो कि कई जगह ये आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सिंगरौली में जैसे एक मेयर का चुनाव जीती गई, और इसके अलावा भी कई जगह इनके कैंडिडेट का वोट जो मिला उनको, वो एक अच्छा प्रभावी इनको वोट मिला। कई विधानसभा के चुनाव में भी कई विधायकों ने, कम से कम वो खुद नहीं जीते लेकिन उन्होंने सामने वाली पार्टी को हरवा दिया। और मध्य प्रदेश में तो इनकी संभावना इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि कांग्रेस को लोग देख चुके और बीजेपी से भी लोग इस समय फेड अप है। मतलब एक तरह से उबाऊ की स्थिति है मध्य प्रदेश में बीजेपी को लेकर। इसलिए मध्य प्रदेश में तो बहुत उसके साथ संभावना के साथ ये महसूस की जा रही है कि यहाँ थर्ड फ्रंट ज़रूर आए। और थर्ड फ्रंट कोई उम्मीद करे या ना करे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी को बहुत उम्मीद है थर्ड फ्रंट से। वो चाहती है कि थर्ड फ्रंट इस बार आके जरूर चुनाव लड़े, क्योंकि बीजेपी की पोजीशन 2018 की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। और उसको एक उम्मीद थर्ड फ्रंट से भी है कि ये आ जाए तो कम से कम कांग्रेस के कुछ वोट कट जाए। तो मतदाताओं को जितनी आवश्यकता महसूस हो रही है उतनी आवश्यकता महसूस बीजेपी की भी हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। महेश जी, दरअसल ये एक राजनीतिक गणित हो सकता है जिसकी तरफ योगी राज जी ने इशारा किया कि कई बार वोटों के बंटवारे के लिए भी तीसरे फ्रंट को लोग लेकर आते हैं, या एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आते हैं जो सत्ताधारी दल के वोटों को ऐसी पार्टी के खाते में जाने से रोके जिससे वो जीत हासिल करने वाली हो। एक बार हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब उमा भारती जी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी, तब लोगों ने कहा था कि ये भाजपा को नुकसान करेगी। लेकिन जो बीजेपी के घाघ नेता थे, जो बहुत चतुर थे, जो तजुर्बेकार थे, उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि भाजपा का जो नाराज मतदाता है वो अब कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उसके लिए एक विकल्प के रूप में उमा भारती की पार्टी मैदान में है। और इसके चलते भाजपा को नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हो गया था। जितनी उनको सीटें मिलने की अनुमान था उससे ज़्यादा सीटें मिली थी। तो ये एक दूसरा एंगल है जिसकी तरफ योगी राज जी ने इशारा किया। लेकिन हम अगर एक और बात की बात करें, थोड़ी सी पॉजिटिव रहेगी कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से विकल्प तो लोगों के सामने दिखेगा, लेकिन ये भी दिखेगा कि वो अच्छे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, खिलाड़ी की बात करें कि वो अच्छे खिलाड़ियों को भी मैदान में लेकर आ सकती है, जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपना नाम रोशन किया हो। अच्छे कलाकार, गायक कलाकार हो सकते हैं। अब पंजाब में तो जो उनका मुख्यमंत्री वो खुद ही बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं। तो ये जो बात है, कहीं ना कहीं अब उन्होंने क्रिकेटर के रूप में हरभजन सिंह को पंजाब से राजस्थान में भेजा है। तो ये एक नया एंगल मध्य प्रदेश की सियासत को मिल सकता है कि जो साफ सुथरी छवि के लोग समाज में काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आम आदमी पार्टी उपलब्ध करा सकती है। और जो गठबंधन की हम चर्चाएं सुन रहे हैं कि आदिवासियों के साथ, ओबीसी के साथ मिलकर अगर वो काम करेगी, तो मुझे लगता है कि वो अपनी स्थिति तो बनाएगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी थोड़ा सा हिट करेगी। इसलिए कई बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम भी कहती है। आपकी राय? ये बात सही है कि आम आदमी की पार्टी के आने से उन लोगों को ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा जो भाजपा कांग्रेस से असंतुष्ट हैं, खासतौर से नेताओं को। बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो अपने आप को पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। भाजपा आपके आने से उनकी संभावनाएं टिकट की या राजनीति वर्चस्व बनाए रखने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए आपके आने से जो फ़ायदा होना, वो जनता को कितना फ़ायदा होना, ये तो उनकी सरकार बनने के बाद फ़ायदा होगा। कि आपके 4 कैंडिडेट जीत भी गए, 5 कैंडिडेट जीत भी गए, तो उससे जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को, उस क्षेत्र की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होना। जब तक सरकार, जिस पार्टी की सरकार बहुमत में है, उसका कैंडिडेट यदि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो इस देश में कोई भी काम कराना जनता का नामुमकिन सा हो गया है। कांग्रेस जिस का विधायक जिस क्षेत्र में है
और सरकार भाजपा की, उस क्षेत्र में विधायकों के काम नहीं होते हैं, जनता के काम नहीं होते, उस क्षेत्र हमेशा उपेक्षित रहा है। ऐसी स्थितियां अब राजनीति में नहीं रह गई हैं कि एक विकल्प के तौर पर हमने किसी डॉक्टर या इंजीनियर समझदार आदमी को जिता दिया। अब ये राजनीति का पैमाना नहीं रह गया है। आज राजनीति जमीन और कमीनों के दौर से गुजर रही है। जो जितना बड़ा अपराधी है, जितने आज ऐसा क्यों हो रहा है कि जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, सैकड़ों केस जिन पर केस चल रहे हैं, संसद में 250 से ज़्यादा सांसद हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, विधायकों पर सैकड़ों प्रकरण दर्ज हैं, और राजनीति में उन्हें टिकट दिया था, जेल से चुनाव जिता दिया जाता है। तो अच्छी छवि पैमाना अब राजनीति में नहीं रह गया। कौन कितना बड़ा जिता सकता है, कौन कितना दमदार है, क्षेत्र में कितना प्रभाव रखता है, अब राजनीति का पैमाना ये रह गया है। और जनता ऐसे लोगों को चुनाव जिताती है जो उनका काम कराए, उनकी बात को पूरी कर सके। ऐसे लोग, ईमानदार छवि वाले लोगों की हम बात कर रहे हैं जिस क्षेत्र में। आज आप बताइए कितने ऐसे लोग हैं राजनीति, संसद में 250 लोग अपराधी हैं जिन पर गंभीर किस्म के केस चल रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपराध ने तो पैठ बनाई है। अगर अब अतीक अहमद की बात करें तो वो 5 बार के विधायक थे, 1 बार के सांसद थे, और 105 मुकदमे भी, 103 मुकदमे उन पर दर्ज थे, माफिया थे। तो ये तो अपनी जगह, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जो आम आदमी पार्टी या कुछ पार्टियों ने अच्छे लोगों को ढूंढकर चुनाव लड़ाना शुरू किया, तो वो इस पूरे अंधेरे में जुगनू की तरह है, एक छोटी सी माने रोशनी की तरह, जरा सा दीपक की तरह हम मान सकते हैं इस घटाटोप में जो बियाबान है राजनीति का। लेकिन उम्मीद की किरण तो दिखती है। अलग बात है कि इस उम्मीद की किरण से खुद अन्ना हजारे भी थोड़े से मायूस हुए, और अभी जो आंदोलन से पार्टी निकली थी आम आदमी पार्टी, जिसके हम दिल्ली और पंजाब में सरकार की बात कर रहे हैं, गुजरात में उसने एक तरह का अच्छा प्रदर्शन किया, और मैंने शुरुआत में कहा था कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है जो उसको वोट प्रतिशत जो मिला है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों के बीच में कि जिसके जो बाहुबली है, जो ज़्यादा बड़ा अपराधी है, वो चुनाव जीत सकता है या जिता सकता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है। लेकिन इसके बीच में ये भी है कि अब अच्छे लोगों की भी थोड़ी सी, मुझे लगता है, पूछ परख बढ़ेगी तीसरे दल के आने के बाद। देवदत्त जी, ये जो सारा मामला है कि सिर्फ दो दलीय व्यवस्था में एक को मालूम है कि जो पार्टी 5 साल सरकार में है, 10 साल सरकार में है, तो कभी तो लोग इससे उबेंगे। जब उबेंगे तो फिर वो हमारी झोली में आके गिरेंगे। ये कम से कम थोड़ा सा जो एक तरह का भाव है वो टूटेगा, और आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तो होगी। और आपने शुरुआत में कहा कि इस बार दल बदल बहुत होगा, क्योंकि सुनते हैं कि भाजपा अपने 70-80 विधायकों को टिकट काटने वाली है। तो वो जो विधायक हैं उनको चुनाव लड़े बगैर मज़ा नहीं आएगा, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है आम आदमी पार्टी का। इसके बाद सपा और बसपा तो पहले से ही मौजूद है। आपकी राय कि ये जो सारा मसला है, क्या मध्य प्रदेश की सियासत को कोई नई दिशा दे सकता है, या वो भाजपा को लाभ पहुंचाएगा, या सच में मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा? तो सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा जब जब होता है तो सत्ताधारी दल को फायदा होता है। आज जो नाराज वोट है वो बट जाएंगे। यदि वो पूरे कांग्रेस में जाते तो कांग्रेस को फायदा होता। लेकिन एक जो है कि कई बार प्रत्याशी जैसा होगा, जो इस बार का जो चुनाव की थीम है वो बेहतर प्रत्याशी जहां होगा वो चुनाव जीतेगा। आपने अभी टेलर देख लिया नगरीय निकाय चुनाव में कि भाजपा ने जहां चूक की, आप कटनी में देखो वहां निर्दलीय जीत गया। सिंगरौली में आप पार्टी ने पहले ही से प्रत्याशी सही चुन के रखा था जो विधानसभा का भी लड़ा था, और आप पार्टी का मैनेजमेंट देखिए कि केवल केजरीवाल वहीं सभा करने गए और वो महापौर का चुनाव जीत गए। और कांग्रेस ने केवल, जो आपने शुरू में कहा था कि आंदोलन वगैरह नहीं किए, उन्होंने केवल 16 नगर निगम थे वहां अच्छे प्रत्याशी दिए, और 7 महापौर, जो बीजेपी के 16 महापौर थे उसमें 7 हार गए, क्योंकि उन्होंने प्रत्याशी, उनके बारे में भाजपा वालों ने कहा कि हाँ प्रत्याशी ठीक दिए कांग्रेस ने। तो इस बार जो पूरा फोकस है दलों का, बूथ मैनेजमेंट सब कुछ है, सभाएं सब होंगी, आकर्षक घोषणा है, वो तो ऐसी नीलामी बोली जैसी हो रही कि हम 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे, साथ में 500 का सिलेंडर देंगे। ये सब आप पार्टी की आहट का भी नतीजा है राघवेंद्र जी, क्योंकि वहाँ बिजली फ्री है तो यहाँ भी 100 यूनिट तक बिजली, फिर 200 यूनिट तक। हाँ, तो ऐसे ही प्रत्याशी बहुत बेहतर छांटे जा रहे हैं सब जगह। आपके पास यदि 15-20 हजार की वोट आपके पास है तो आपको कोई भी दल टिकट दे सकता है, बशर्ते उसके पास उससे अच्छा प्रत्याशी ना हो। एक और शुरू में हम सब ये निचोड़ निकाल चुके कि दल बदल अब कोई मुद्दा रहा नहीं, अब तो जहां दम वहां हम की स्थिति है।
तो इस बार जो प्रत्याशी आपको बहुत बेहतर मिलेंगे। मुझे लगता है पहली बार मतदाताओं को दुविधा होगी कि कौन से प्रत्याशी को हराएं। दल, चिन्ह, चेहरे एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल। जो प्रत्याशी का मुद्दा है वो बहुत उभर कर आएगा। लेकिन देवदत्त जी, नोटा का भी एक विकल्प है लोगों के पास। अगर प्रत्याशी घटिया हुए या लोग अपनी पार्टी से बहुत नाराज हैं, किसी पार्टी के बहुत कमिटेड वोटर होते हैं वो, लेकिन प्रत्याशी से नाराज हैं, तो वोटा नाम का भी एक विकल्प उनके, नोटा नाम का विकल्प है उनके पास। तो ये स्थितियां भी बनेंगी कि आम आदमी पार्टी तो विकल्प है ही है, लेकिन नोटा भी विकल्प के रूप में आएगा। इस बार देखा जाएगा कि इस नोटा पर कितने वोट पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम देखते हैं तेल और तेल की धार, और कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी कितना थर्ड फ्रंट को बना पाती है, ये जल्दी नजर आएगा। 25 जून को वो मध्य प्रदेश में एक रैली करने भी जा रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल और भगवंत सिंह मान वहाँ पहुँचने वाले हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। तो देखते हैं कि तीसरा मोर्चा कितना प्रभावी होगा। तीनों मेहमानों का मैं साधुवाद करता हूँ। देवदत्त जी आपका भी, योगीराज जी आपका, और महेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।